नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर भावेश सिंघवाल बी प्लस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आपने मेरी पिछली वीडियोज में रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर बेस्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन देखे। आज इस वीडियो में हम टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर बात करेंगे। आपने यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन में ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए अब हम डायनेमिक्स के टॉपिक टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम पिछली जो वीडियोज हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं कि पिछली वीडियोज में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर बात करी थी। तो कण पर यहाँ जब किसी पथ में गमन करता है तो जो उसकी t समय पर स्थिति होती है उस जगह पर उसके एक तो हम टेंजेंशियल यानी कि स्पर्शरेखीय, दूसरा नॉर्मल यानी अभिलंबिक, वेग और त्वरण पर हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो उसके चर्चा करने के लिए हमें सबसे पहले जो आवश्यकता होती है वो ये होती है कि कण किस पथ में गमन कर रहा है। तो उसके लिए हमने एक माना है पथ कि यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से वक्र s बराबर f साई में पर गमन करता हो तो उस कण के वेगों के व्यंजक ज्ञात करो। तो ये हमने जो माना है ये उसका कर्व है जो कर्व पर कण गमन कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्पर्शरेखीय वेग। तो स्पर्शरेखीय वेग देखने के लिए कण का इस कर्व पर हमने क्या है इस कर्व का फिगर बनाया है और जो आवश्यक चीजें हैं वो उसमें ड्रा करी हैं। तो देखिए ये फिगर जो है इसमें आपको मैं थोड़ा सा स्पष्ट करता हूं इसे कि ये एक अक्ष तो ये इसका ये एक अक्ष है, दूसरा ये अक्ष है, ये कर्व है यानी इस तरह से ए पी क्यू, इस तरह से ये कर्व है जिस पर कण गमन कर रहा है। ए से चलना प्रारंभ करता है, वो एस दूरी तय करता है पी तक, पी के बाद यानी यहाँ तक चलने में वो टी समय लेता है ए से और पी तक पहुँचने में कण, फिर पी से आगे चलना प्रारंभ करता है, कहाँ पर पहुँचता है क्यू पर, वहाँ ये डेल्टा एस दूरी तय करता है और डेल्टा टी समय लेता है। यानी ए से और क्यू तक की हम बात करें तो कण एस प्लस डेल्टा एस दूरी तय कर लेता है और टी प्लस डेल्टा टी समय ले लेता है। ये कोण जो इस पर पी पर स्पर्श रेखा है वो एक्स अक्ष के साथ साई कोण बना रही है। इसी तरह से पी पर यदि स्पर्श रेखा खींचे हम तो ये यहाँ पर साई प्लस डेल्टा साई कोण बना रही है एस एक्स अक्ष के साथ। इसे और देखने के लिए देखिए, माना वक्र पर एक स्थिर बिंदु ए है, एक स्थिर बिंदु ए है यानी ये एक स्थिर बिंदु है जहां से कण चलना प्रारंभ करता है तथा इस वक्र पर चलता हुआ कोई कण टी समय पश्चात पी पर पहुंचता है यानी पी पर पहुंच गया, जहां चाप AP बराबर एस, यानी ये जो चाप है AP बराबर वो क्या है एस। माना कण टी प्लस डेल्टा टी समय पर बिंदु Q पर पहुंचता है, जहां चाप PQ यानी ये जो चाप है इस तरह से ये चाप PQ ये कितनी है डेल्टा एस, तथा यह भी माना कि वक्र के बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के साथ साई कोण बनाती है यानी ये कोण साई बनाती है। यदि Q से P बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर QM लंब डालें, यानी ये जो स्पर्श रेखा थी P पर उस पर Q से लंब डाला क्या QM लंब डालें, तब कण डेल्टा T समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन PM होगा। यानी ये स्पर्श रेखा का अनुदिश विस्थापन देखें तो P कण जो Q पर पहुंच रहा है इसके अनुदिश विस्थापन क्या आएगा PM, और इसके अगर लंबवत बात करें
तो ये क्या आएगा QM, यानी इस तरह से ये इसका विस्थापन होगा। अब आगे देखते हैं, ये वही फिगर जो है हमने यहाँ पर वापस लेके आए हैं इसको, जिससे इसे हल करने में आपको आसानी रहे। तो देखिए आता है स्पर्श रेखीय वेग बराबर क्या आएगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय में पर स्पर्श रेखा के अंदिश विस्थापन, यानी हम जानते हैं स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा, डेल्टा टी समय में स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन बटे डेल्टा टी। तो डेल्टा टी समय में पर स्पर्श रेखा का अनुदिश विस्थापन क्या है, PM, तो PM अपॉन डेल्टा टी, ये इसके अनुदिश विस्थापन आ गया। अब देखिए लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, ये जो PM है यानी ये जो लंबाई है वो देखिए ये PQ क्या है, इस कर्व की जीवा है, यहाँ से इस जीवा है, इसका हम देखें तो ये कोण क्या है QPM, ये एंगल है, तो इसका घटक निकलेगा ना, तो इसके घटक निकालेंगे तो ये घटक आएगा PQ, जीवा PQ cos QPM, यानी ये जो घटक है वो इस तरह से कोण, इस कोण से निकलेगा और वो आ जाएगा जीवा PQ cos QPM अपॉन डेल्टा टी। या इसे लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जीवा PQ बटे डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी और कॉस कोण जो है QPM, यानी हमने डेल्टा एस का ऊपर गुणा किया है, नीचे भी उसका गुणा किया, यानी ऊपर नीचे दोनों तरफ डेल्टा एस लिख दिया। अब देखिए जब जीवा PQ यानी ये जो डेल्टा टी समय बहुत छोटा हो, टाइम बहुत कम हो, तो Q बिंदु लगभग P के पास होगा, जब बहुत नज़दीक होगा तो उसी स्थिति में ये जो PQ है और डेल्टा एस लगभग बराबर हो जाएंगे, तो यानी जीवा PQ और डेल्टा एस क्या हो जाएंगे, इक्वल से हो जाएंगे, तो यहाँ के इसका मान हमने क्या लिख दिया 1, है ना। और इसी तरह से cos QPM जो एंगल है वो भी क्या हो जाएगा, जब ये दोनों P और Q नज़दीक होंगे तो ये एंगल भी क्या है, नगण्य हो जाएगा बिल्कुल। तो इसकी जगह हम cos QPM की जगह भी हम 1 लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास आ गया लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 1 डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी डॉट 1, यानी इसका मान 1 रख दिया और इसका मान भी हमने क्या रख दिया, 1 रख दिया। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास निकल के आ जाएगा स्पर्श रेखीय वेग P पर स्पर्श रेखीय वेग क्या होगा, ds अपॉन dt, या इसे लिख सकते हैं S डॉट। तो इस तरह से हमने ये क्या निकाल लिया, स्पर्श रेखीय वेग। अब हमें क्या निकालना है, जो नॉर्मल वेलोसिटी है जिसे हम बोलते हैं अभिलंबिक वेग। तो अभिलंबिक वेग निकालने के लिए यही फिगर हमने काम में लिया। तो देखिए अभिलंबिक वेग का मतलब ये है कि ये तो स्पर्श रेखा के अनुदिश था, अब इसके लंबवत जो वेग होगा, स्पर्श रेखा के लंबवत जो वेग होगा वो वेग क्या कहलाता है, नॉर्मल वेलोसिटी या अभिलंबिक वेग कहलाता है। तो उसके लिए वही हमने फिगर ड्रा किया है। इसमें देखिए यदि Pn, ये हमारा Pn स्पर्श रेखा के लंबवत है, ये P पर अंदर की ओर अभिलंब यानी अवतल दिशा की ओर हो, तब डेल्टा टी समय में Pn के समानांतर विस्थापन mq होगा, यानी ये अभिलंबिक वेग है, यदि इसके समानांतर जो विस्थापन है यानी P का Q पर पहुंचने पर, जो कण P पर था वो Q पर पहुंचा, जो इस दिशा में कौन सी, Pn की दिशा में इसका जो विस्थापन होगा, यानी यहाँ पे था कण, अब पहुंच गया यहाँ, तो इसका विस्थापन यहाँ से लेके यहाँ तक इतना विस्थापन होगा। तो ये इसके समानांतर विस्थापन क्या आ गया, mq। अतः P पर अभिलंबिक वेग क्या आएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 mq बटे डेल्टा टी। अब जैसे इसका घटक निकाला था हमने PQ cos QPM, इसी तरह से इधर इसकी जब बात करेंगे वो हमने लिखी थी PM का मान, तो यहाँ QM का जब मान लिखेंगे तो वो क्या आएगा, साइन के रूप में आएगा, उसे हम रखेंगे। तो एक तरह से लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 जीवा PQ साइन QPM बटे डेल्टा टी, यानी MQ की जगह हमने क्या लिखा, ये MQ की जगह लिखा
ये जीवा पी क्यू और साइन क्यू पी एम। आगे वही जैसे उसमें किया था हमने, डेल्टा एस का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो जीवा पी क्यू बटे डेल्टा एस बटे डेल्टा टी साइन क्यू पी एम। अब यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज है वो देखिए क्या है, वो है कि इसका जीवा पी क्यू बटे डेल्टा एस ये तो 1 रख दिया और इसका मान साइन क्यू पी एम इसका मान 0 रखा है। ये क्यों रखा है, ये देखिए कि क्योंकि जब क्यू पी पर होगा, यानी वही क्यू बहुत टी डेल्टा टी समय बहुत छोटा है, तो क्यू क्या है, पी पर होगा। तो जब क्यू पी पर होगा तब जीवा पी क्यू बराबर डेल्टा एस, यानी जीवा पी क्यू और जो ये डेल्टा एस है, ये जो चाप है डेल्टा एस, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मान तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन ये जो एंगल था क्यू पी एम वो बहुत छोटा हो जाएगा, यानी कि उसकी वैल्यू 0 के नजदीक होगी। तो 0 के नजदीक होगी तो साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0। तो इसलिए हमने यहाँ इसका 0 रख दिया। तो अब आप देखिए जब मल्टीप्लाई 0 से होगा तो ये क्या हो जाएगा, सारा 0 हो जाएगा। इससे रिजल्ट ये निकल रहा है कि जो अभिलंबिक वेग होता है यानी नॉर्मल वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, 0 होगी, और ये हर स्थिति में होगी। अतः एक कण जो समतल में किसी वक्र के अनुदिश गमन करता है उसका अभिलंबिक वेग सदैव क्या होता है, 0 होता है। तो हमने अभिलंबिक और स्पर्शरेखीय वेग निकाले। अब इसके त्वरण निकालते हैं। उसके लिए हमने फिगर ड्रा किया है, बिल्कुल उसी की तरह से है। अब माना टी व टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण की स्थिति क्रमशः पी व क्यू है, यानी वही यहाँ पर पी पर है, उसके बाद क्यू पर है, टी प्लस डेल्टा टी समय पर कण का वेग v, पी पर क्या है v कण का वेग, और क्यू पर क्या है कण का वेग v प्लस डेल्टा v, तथा p व q पर खींची गई स्पर्श रेखा x अक्ष को t व t डैश पर काटती है। यानी कि ये जो स्पर्श रेखा ये तो t पर काट रही है और ये t डैश पे है, इस पे t डैश लिखना छूट गया, चलो आप मान ला यहाँ पर t डैश है। और ये जो एंगल बना रही है ये साई और ये साई प्लस डेल्टा साई बनाती है। तो इस तरह से ये अब अतः डेल्टा टी समय में टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन। देखिए यहां पर वेग क्या था v, और यहां पर क्या है, इस पे q पर क्या है डेल्टा v प्लस डेल्टा v। तो इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं इसको, q पर टीपी के अनुदिश वेग माइनस p पर टीपी के अनुदिश वेग, यानी यहां पर इसके अनुदिश वेग p पर और q पर। तो q पर जो इसके अनुदिश वेग है उसमें से p पर जो वेग है उसको घटा देंगे, यानी q पर टीपी के अनुदिश जो वेग है टीपी ये है हमारी, इसके अनुदिश जो वेग है, और p पर टीपी के अनुदिश वेग को घटा देंगे तो ये वेग में हमारे पास क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यदि वेग क्या है इस जगह पे, यदि यहाँ पर वेग हम मान के चले हैं v प्लस डेल्टा v है, तो इसका इस दिशा में घटक जो आएगा वो क्या आएगा, v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा साई, क्योंकि ये जो एंगल है ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, डेल्टा साई है, इसलिए इनका जो अंतर है कॉस डेल्टा साई माइनस v, यानी p पर टीपी का अनुदिश क्या था, अनुदिश वेग v, इसलिए माइनस v। इसे देखते हैं आगे सिंप्लीफाई, कॉस डेल्टा साई, वही स्थिति जब डेल्टा साई बहुत छोटा है, यानी पी क्यू के नजदीक है तो डेल्टा साई छोटा हो जाएगा, तो कॉस डेल्टा साई का मान क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। तो इस तरह कॉस डेल्टा साई का मान 1 रख दिया। अब इसको 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए ये v इस v से कट जाएगा, हमारे पास बच जाएगा डेल्टा v, ये समीकरण 1। इसी तरह से हम डेल्टा टी समय में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन, यानी ये टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन, इस दिशा में परिवर्तन क्या होगा, क्यू पर टीपी के लंबवत वेग, क्यू पर टीपी के लंबवत वेग,
माइनस पी पर टीपी के लंबवत वेग। अब यहां देखिए खास बात, पी पर टीपी के लंबवत वेग आपने अगर देखा हो तो पीछे हम इसको निकाल चुके थे। वो क्या आया था? वो क्या आया था? 0 आया था। क्यों? क्योंकि वहां पर जो अभिलंबिक वेग आता है वो क्या आता है? पी पर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। तो इसलिए उसका मान तो हमने 0 रख दिया। और क्यू पर टीपी के लंबवत वेग हमने इसका जो घटक है इस दिशा का v प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा साई ये निकाल दिया। तो ये इस दिशा में आ गया। अब यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए v ये क्या आ जाएगा? साइन डेल्टा साई और डेल्टा वी साइन डेल्टा साई ये मल्टीप्लाई किया। लेकिन अब देखिए जब डेल्टा साई बहुत छोटा होगा तो साइन डेल्टा साई को हम लिख सकते हैं डेल्टा साई। तो यहाँ इसको लिख दिया हमने v डेल्टा साई, यानी जहां साइन साई था वहां पर क्या लिख दिया? डेल्टा साई। इसी तरह से डेल्टा वी साइन साई की जगह डेल्टा साई। अब डेल्टा वी डेल्टा साई बहुत छोटा है यानी 0 के नजदीक है, तो ये जी क्या आ जाएगी? डेल्टा वी प्लस डेल्टा डेल्टा वी डॉट डेल्टा साई भी क्या आ जाएगा? 0 के पास हो जाएगा। तो ये 0 मान लिया, तो हमारे पास ये क्या निकल के आ जाएगा? v डेल्टा साई। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास 2। अब हमने इसके टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन निकाल लिया और टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन निकाल लिया। तो जो अनुदिश वेग में परिवर्तन है उससे हम निकाल देंगे स्पर्शरेखीय त्वरण, और जो टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन है उससे हम निकालेंगे अभिलंबिक त्वरण। तो स्पर्शरेखीय त्वरण क्या होगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय अंतराल में टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसके ये मान निकाल चुके हम समीकरण 1 से। यहां रख दिया हमने डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी समीकरण 1 से। अभी हमने पीछे समीकरण 1 में निकाला था। अब यहां देखिए इसको लिख सकते हैं हम डी वी अपॉन डी टी, जब लिमिट हटाएंगे तो। अब v का मान हम जानते हैं क्या होता है? ds अपॉन डी टी। तो ds अपॉन डी टी रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? v की जगह ds अपॉन डी टी रखा तो डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर। या इसी तरह से इसे दूसरी तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ जो dv अपॉन डी टी था तो dv अपॉन ds किया, यानी ds ऊपर और नीचे लिखा हमने ये ds अपॉन डी टी। तो ये ds अपॉन डी टी को क्या लिख सकते हैं? v, और ये dv अपॉन ds। तो इस स्पर्शरेखीय त्वरण को इन 3 तरीके से लिख सकते हैं, dv अपॉन dt और डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, या v dv अपॉन ds। इस तरह से हमने स्पर्शरेखीय त्वरण निकाल लिया। अब हम अभिलंबिक त्वरण पे चलते हैं। तो सेम इसी तरह से यहां हमने टीपी के अनुदिश वेग में परिवर्तन निकाला था, वहां पर टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन लिखेंगे। तो अभिलंबिक त्वरण बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी समय अंतराल में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन बटे डेल्टा टी। ये निकाल चुके हम समीकरण 2 में। डेल्टा टी समय अंतराल में टीपी के लंबवत वेग में परिवर्तन वो क्या था? v डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी और लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। या इसे लिख सकते हैं v डी साई अपॉन डी टी, इसको, यानी ये तो v रह गया और ये डी साई अपॉन डी टी। अब देखिए v ये जो डी साई अपॉन डी टी है इसमें हमने क्या किया? डी साई अपॉन डी एस नीचे लिख दिया, यानी डी एस नीचे लिखा है तो ये ऊपर भी डी एस अपॉन डी टी। तो डी एस अपॉन डी टी हम जानते हैं क्या होता है? v होता है, हम पहले इसकी चर्चा कर चुके हैं। और डी साई अपॉन डी एस, यानी डी एस अपॉन डी साई होता है हमारा रो, यानी रो बराबर डी एस अपॉन डी साई होता है। रो जहां पर क्या है? वक्र के बिंदु P पर वक्रता त्रिज्या है, तो वक्रता त्रिज्या के लिए रो बराबर डी एस अपॉन डी साई होता है। तो यहां पर हमारे पास है डी एस और डी साई अपॉन डी एस, तो इसलिए इस जगह लिख देंगे 1 अपॉन रो। तो यहां हमारे पास आ जाएगा, देखिए v 1 अपॉन रो और v, या इसे लिख सकते हैं v स्क्वायर अपॉन रो। तो अभिलंबिक त्वरण क्या आ जाएगा हमारे पास? v स्क्वायर अपॉन रो। तो इस तरह से हमने
अभी जो निकाले हैं स्पर्शरेखीय वेग, स्पर्शरेखीय त्वरण, अभिलंबिक वेग और अभिलंबिक त्वरण। अब इसकी कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं तो उनको और देख लेते हैं एक बार। वो स्पेशल कंडीशन क्या है कि यदि कण एक वृत्तीय पथ में चले, यानी जो हम पथ लेके चले थे, कण का वक्र जो लेके चले थे वो अगर वृत्तीय हो, सर्कुलर हो, तो उस स्थिति में क्या होगा कि s बराबर a थीटा, यानी जो पूरा चाप होगा s वो क्या होगा, a यहाँ त्रिज्या है तो a थीटा होगा, तथा रो बराबर क्या होगा a, यानी वक्रता त्रिज्या क्या आएगी उसकी a आएगी। तो उस स्थिति में हम इनमें मान रखते हैं तो स्पर्शरेखीय वेग क्या हो जाएगा हमारा ds अपॉन dt बराबर क्या आएगा a d थीटा अपॉन dt। वो क्या हो जाता है अनुप्रस्थ वेग, यानी ये जो मान है इन मानों को हम पीछे जो निकाले हैं उनमें रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाता है। तो ये हमारा हम पीछे पढ़ चुके हैं अनुप्रस्थ वेग होता है। इसी तरह से अभिलंबिक वेग क्या है 0, तो यहाँ ये अभिलंबिक वेग किस में कन्वर्ट हो जाता है अरीय वेग में, रेडियल वेलोसिटी में। इसी तरह से स्पर्शरेखीय त्वरण क्या है डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बराबर ए थीटा डबल डॉट या डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। ये क्या होता है हमारा अनुप्रस्थ त्वरण यानी ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। और अभिलंबिक त्वरण क्या होता है वी स्क्वायर अपॉन रो, या इसे लिख सकते हैं हम क्या है ए, क्योंकि हम अभी निकाला था v का मान, उसी तरह से a थीटा डॉट का स्क्वायर अपॉन a, या इसे लिख सकते हैं हम a थीटा डॉट स्क्वायर जो अरीय त्वरण होता है। तो ये इस तरह से विशेष स्थिति यानी कण का जो पथ है यदि वृत्तीय हो, सर्कुलर हो, तो ये स्थिति होती है। तो इस तरह से हमने आज अपना डायनेमिक्स का जो टॉपिक था टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन, तो ये हमने आज कंप्लीट किया। अब आगे जो अगले वीडियोस हैं उन वीडियोस में मैं आपको इससे जुड़ी हुई जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे।